नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों आज बात करेंगे हिंदी का जो हम लेकर आए हैं फुल लेंथ टेस्ट है यानी 25 नंबर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी से आएंगे यानी 25 क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट है पूरा देखें और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 है। इसके बाद आप रिव्यू देंगे कि फुल लेंथ टेस्ट चाहिए आपको या जो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट से चल रहे थे वो चाहिए या दोनों एक साथ यानी फुल लेंथ टेस्ट भी चलते रहें बीच बीच में और चैप्टर वाइज टेस्ट भी चलते रहें तो इसके बारे में जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखते हैं आज का फुल लेंथ टेस्ट कैसा होने वाला है यानी हर प्रश्न यहाँ पर अलग अलग चैप्टर से रखे गए हैं जहाँ से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रश्न बनने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। देखिए यहाँ पर है पहला प्रश्न, राष्ट्र की डेड डैश में ही देशवासियों की डेड डैश निहित है। दिए गए वाक्य को पूर्ण करें। ऑप्शन ए में उन्नति प्रगति, ऑप्शन बी में है तरक्की उन्नति, ऑप्शन सी में है प्रगति उन्नति, ऑप्शन डी में है और प्रगति। यानी हमें बताना है कि राष्ट्र की उन्नति होती है या प्रगति होती है, देशवासियों की प्रगति होती है या उन्नति होती है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्र की जो होती है वो प्रगति होती है और जब राष्ट्र की यानी देश की प्रगति होती है तभी देशवासियों की यानी वहाँ के लोगों की क्या होती है, उन्नति होती है। तो इस कारण हमारा ऑप्शन सी सही है। यानी यहाँ पर आएगा प्रगति और यहाँ पर आएगा उन्नति। इस कारण से हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश को क्रम में लिखिए। ये प्रश्न है दोस्तों या रा लावा यानी जो ये प्रश्न बनता है ना या रा लावा वाले प्रश्न जो आते हैं वहां से है, यानी वाक्य दे देगा तोड़ मड़ोड़ के और उसको हमें सीधे क्रम में लिखना है। तो देखिए, को खोला तो उसमें तेल, घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन ही तेल दिखाई दिया, यानी इसे सीधे क्रम में लिखना है। तो यहाँ से पहले से तो सही हो नहीं रहा, को खोला। पहले दूसरे से पढ़कर देखते हैं, घर आकर, ठीक है, घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन, ये भी सही हो गया, इससे मिल गया। ढक्कन ही तेल, ये नहीं मिल रहा, तो ढक्कन को खोला, ये मिल गया, सही है। तो घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन, तो पहला हो गया ये और दूसरा हो गया ये, को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया, इस कारण से इस तरह से हम पढ़ेंगे। यानी पहले नंबर पर आएगा दूसरा, फिर तीसरा, यानी दो तीन एक चार किस में है, तो देखिए ऑप्शन ए में ही है, दो तीन एक चार। इस कारण से हमारा ये वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया। दोस्तों एक रफ कॉपी लेकर बैठे हैं और 25 प्रश्न है, जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूँ आप भी उसका आंसर मुझसे पहले लगाने की कोशिश करें, फिर बाद में मैं उसका आंसर बताऊंगा और लास्ट में आप ये आकलन करें कि आपके 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही बैठ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। आशा करता हूँ आपने आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन ए है दो, ऑप्शन बी में चार, ऑप्शन सी में तीन, ऑप्शन डी में है पांच। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चार। कौन कौन से हैं, तो देखिए आदिकाल, फिर है भक्ति काल, रीति काल, एक है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी ये चार कालखंड है जिसे हमने हिंदी साहित्य में विभक्त किया, यानी हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया, चार में। कौन कौन से, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास निम्नलिखित में से किस काल के संत कवि हैं। यानी जो हमने अभी चार काल बताए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो देखिए तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास, पहले आप अपना आंसर लगा लें फिर बताने वाला हूं इसका। जो ये तीनों है दोस्तों ये हैं भक्ति काल के, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर सागर के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी में है तुलसीदास जी। तो देखिए जो सूर सागर के रचयिता हैं वो है ऑप्शन सी सूरदास। सूरदास की और रचनाएं देखें तो देखिए एक तो यही हो गई सूर सागर, सूर सागर। दूसरी इंपोर्टेंट इनकी रचना है दोस्तों सूर सारावली, सूर सारावली। एक तीसरी इनकी प्रमुख रचना साहित्य लहरी, ये भी बहुत बार पूछी गई है, साहित्य लहरी। तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेंगे। यानी सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी किन की रचनाएं हैं, सूरदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी है तुलसीदास। 4 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इसका आंसर लगा लें, ठीक है।
तो देखिए रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास जी, सही है। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में देखिए एक होती है गीतावली जो पूछी जाती है, गीतावली, और एक है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है। तो गीतावली और कृष्ण गीतावली किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। और एक हमने यहाँ पर देखी थी रामचरितमानस, रामचरितमानस, ये भी किसकी है? तुलसीदास जी की है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है दोस्तों, छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है? देखिए 25 प्रश्न है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ। सही है, तो छंद शास्त्र के जो प्रणेता किसे माना गया है? ऑप्शन ए है पतंजलि को, ऑप्शन बी पिंगल को, ऑप्शन सी पाणिनि को, ऑप्शन डी मनु को। तो छंद शास्त्र के प्रणेता माना गया दोस्तों, इनको माना गया आचार्य पिंगल जी को। इनका पूरा नाम है आचार्य पिंगल जी, सही है। आचार्य पिंगल जी कहते हैं इनको हम, आचार्य पिंगल। देखिए इसी काल छंद का जो दूसरा नाम है वो पिंगल कहलाता है इन्हीं के नाम के ऊपर। तो छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? इन्होंने लिखी है छंद सूत्र। इन्होंने छंद सूत्र में छंदों को सही से लिखा, सही से उसका वर्णन क्या है, जिस कारण छंद सूत्र को दोस्तों, छंद का देखिए छंद शास्त्र, छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आदि ग्रंथ, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। यानी छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ किसे कहा था? छंद सूत्र को कहा था। और छंद सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य पिंगल जी के द्वारा लिखी गई है। यानी छंदों का वर्णन किया गया है इसमें, जिस कारण छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पांच। तो सही आंसर है ऑप्शन बी तीन। कौन कौन से? देखिए मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, वर्लिक छंद, वर्लिक छंद, और होता मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। इसकी डिटेल उसमें बताऊंगा दोस्तों, जो मैं चैप्टर वाइज टेस्ट चला रहा हूँ, सही है। वो टेस्ट जो है हमारे 7 टेस्ट हो चुके हैं चैप्टर वाइज। तो उस तरह से हम पूरे चैप्टर समाप्त करने वाले हैं, तो डिटेल्स उसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए 25 प्रश्न है, थोड़ी स्पीड हमें लेनी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, साहित्य में रस का अर्थ होता है? ऑप्शन ए है साहित्य की मिठास, ऑप्शन बी किसी रस का आनंद, ऑप्शन सी है किसी फल का स्वाद, ऑप्शन डी है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। देखिए रस का मतलब होता है दोस्तों, जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं या किसी दृश्य को मान लो देखते हैं, जो मन में ना आनंद उत्पन्न होता है उसी को रस हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रस का अर्थ है वो यही है, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, जो मन में उत्पन्न आनंद होता है उसको हम रस बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए अलंकार से लिया हुआ है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ऑप्शन ए है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है उपमा, ऑप्शन डी है यमक। यानी इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो देखिए माला फेरत जुग भया, यानी माला जो होती है उसको पढ़ते पढ़ते एक जुग यानी एक युग बीत गया, फिरा ना मन का फेर, फिर भी वो जो मन का यानी जो हृदय का है वो फेर नहीं फिर रहा। यानी पढ़ दिखावे को तो वो माला फेर रहा है, रात दिन माला फेर रहा है, लेकिन जो मन में चालबाजी वाला सिस्टम है वो चालबाजी वाला सिस्टम खत्म नहीं हो पा रहा। जो चालबाजी वाला सिस्टम खत्म नहीं हो पा रहा, तो भाई जो कर का मन का डारी दे, कर है यहाँ पर हाथ, जो तेरे हाथ में मन का, यहाँ पर मन के का अर्थ है दोस्तों मोती की माला, मोती की माला। तो भाई जब कुछ नहीं हो रहा तो चालबाज का चालबाज आदमी है, तो इसका जो तेरे हाथ में माला है इसको डाल दे, मोती की माला इसको डाल दे, क्यों रात दिन इसको पढ़कर लोगों को दिखा रहा? मन का फेर, जो तेरे मन, जो तेरी आत्मा, जो तेरे हृदय का मन का, यहाँ पर मन का मतलब है स्वभाव, स्वभाव या बर्ताव। जो तेरे मन का है यानी जो तेरे हृदय का है, इसका स्वभाव अच्छा कर, इसका बर्ताव अच्छा कर, तब है जीने का मजा। सही है, तो देखिए यही बताएगा कि एक मन का यहाँ पर आया, एक मन का यहाँ पर आया, और दोनों के शब्द जो वो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसा कुछ भी देखिए जहां पर दो शब्द दे रखे हों और उनका अर्थ अलग अलग हो, शब्द एक से हैं लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग हो रहा है, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे आप जानते हैं कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, तो यहाँ पर कनक कनक के अर्थ अलग हो जाते हैं जबकि शब्द एक समान है। तो उन शब्दों के जब अर्थ अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर होता है यमक अलंकार, इतना बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा? ऑप्शन ए है बच्चा जोर जोर से रो रहा था, ऑप्शन बी है रामलीला में रावण वध कल होगा, ऑप्शन सी है छोटा बच्चा गाड़ी के पीछे भागा, ऑप्शन डी है मेरे चाचा चलने फिरने लगे हैं। यानी देखिए योजक चिन्ह यहाँ पर है
योजक चिन्ह यहाँ पर है, योजक चिन्ह यहाँ पर है, योजक चिन्ह यहाँ पर है। तो आपको बताना कहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा। देखिए जोर जोर से रो रहा था यहाँ पर सही है। जब एक समान वाले दो शब्द जैसे जोर जोर हो, या आपने देखा होगा धीरे धीरे जब हम लिखते हैं तो इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगाते हैं, धीरे धीरे। आपने देखा होगा जैसे बार बार हम लिखें तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह हम लगाएंगे। तो यहाँ पर तो सही है जब एक से शब्द दो बार आते हैं। रामलीला में रावण वध, यहाँ जो आया है दोस्तों, यहाँ पर आया देखिए कारक चिन्ह के स्थान पर। तो कारक चिन्ह के स्थान पर भी योजक चिन्ह आता है। जैसे रावण वध का मतलब है रावण का वध। जैसे हम लिख सकते हैं जैसे पद भेद, और यहाँ बीच में अगर योजक चिन्ह है तो इसका मतलब ये है पद के भेद। ठीक है, पद के भेद। तो योजक चिन्ह के स्थान पर भी आता है, बहुत सॉरी, जो कारक चिन्ह है उसके स्थान पर भी योजक चिन्ह आता है। छोटा बच्चा यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों, ये छोटा बच्चा ऐसे शब्दों के बीच में नहीं आएगा। हमारी ऑप्शन सी सही होगा। मेरे चाचा चलने फिरने लगे, ये कहलाती है दोस्तों संयुक्त क्रियाएं, यहाँ पर योजक चिन्ह आता है, ये सही है। जैसे चलना फिरना हो गया, खेलना कूदना हो गया, यहाँ पर भी आएगा जैसे खेलना कूदना। अच्छा, पढ़ना लिखना हो गया, तो यहाँ पर भी आएगा पढ़ना लिखने के बीच में भी योजक चिन्ह आएगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, यानी हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इजी है, यानी पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कहाँ पर गलती है। ऑप्शन ए है उसका आगरा जाना है, ऑप्शन बी है उसने आगरा जाना है, ऑप्शन सी है उससे आगरा जाना है, ऑप्शन डी है उसे आगरा जाना है। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उसे आगरा जाना है। अगला प्रश्न है मध्य स्वर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ऊ को, ऑप्शन बी है ई को, ऑप्शन सी है ई को, ऑप्शन डी है आ को। तो इसका आंसर लगा ले अपनी रफ कॉपी पर। मैं इसकी देखिए परिभाषा बताने वाला हूँ आपको। मैंने देखिए जो मध्य स्वर और अग्र स्वर पश्च स्वर ये होते हैं दोस्तों जिह्वा के आधार पर। आपको बताया था मैंने, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर जब हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं तीन प्रकार से। कैसे? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर, अग्र स्वर में दोस्तों याद रखेंगे, इसमें जो अग्र स्वर में होते हैं वो सारे ई वाले होते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए। ए भी देखे ई से बनता, आ प्लस ई से ए। तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए और री। देखिए री का उच्चारण करो री, तो लास्ट में ई आएगा, इसको भी इसी याद रख लेंगे इसी तरीके से, यानी ये भी अग्र स्वर में आएगा, ई वाले अग्र स्वर में आ गए। मध्य स्वर में सिर्फ एक ही स्वर आता है, वो आता है छोटा आ। पश्च स्वर में देखिए, एक तो यहाँ पर देखिए अगर उपरोक्त वाले स्वर में देखें तो एक तो बड़ा आ बच गया, और बाकी सारे ऊ से बनने वाले, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ओ में भी क्या है ऊ से ही बनता है, और बड़ा ओ। तो सही है। तो पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो इस प्रकार से हम जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं तीन तरह से, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो जो हमारे यहाँ पर मध्य स्वर पूछा वो है छोटा आ। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है चार, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी पाँच। अपनी रफ कॉपी में जल्दी से इसका आंसर लगा लें। तो देखिए वाच्य जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? देखिए कर्तृवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, भाववाच्य। सही है। तो इस प्रकार से वाच्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न है शायद पिताजी आ जाएं, ये जो वाक्य है किस प्रकार का है। ऑप्शन ए है अज्ञार्थक, ऑप्शन बी संदेहार्थक, ऑप्शन सी इच्छार्थक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। ईमानदारी से बिल्कुल अपनी रफ कॉपी पर आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है शायद, तो देखिए शायद यहाँ पर संदेह हो रहा है, तो इस कारण हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा नहीं दी जा रही, कोई इच्छा नहीं जताई जा रही, कोई संकेत नहीं दिया जा रहा, संदेह किया जा रहा, शायद। सही है। अगला प्रश्न है जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो आपके पास है 4 सेकंड, जल्दी से इसका आंसर लगाएं दोस्तों। देखिए संज्ञा की अगर हम बात करें तो दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। स्वर की अगर देखिए बात करें, जो स्वर होते हैं यानी हमारे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, और व्यंजन के उच्चारण में ये सहायक होते हैं। तो यही प्रश्न में दिया गया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहेंगे, तो हम स्वर कहते हैं। व्यंजन
तो देखिए व्यंजन जो होते हैं इनका उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन का उच्चारण स्वयं से नहीं होता, यानी इनका उच्चारण करना संभव नहीं है। इनका जो उच्चारण होगा वो स्वर की सहायता से ही किया जाएगा। विसर्ग दो अयोग्य होते हैं, एक होता है दोस्तों अंग यानी अनुस्वार और दूसरा होता है आहा। तो ये क्या है, विसर्ग है हमारा। ठीक। अगला प्रश्न है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पद, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी धातु। 4 सेकंड है आपके पास। देखिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो देखिए क्रिया के मूल रूप जो कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है धातु, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। पद वर्ण शब्द, थोड़ी सी देखिए इस पर देख लें। वर्ण पद को मैं बाद में बताऊंगा, पहले वर्ण समझते हैं। वर्ण कहते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्वर और व्यंजन। व्यंजन जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं वो कहलाते हैं वर्ण। वर्ण क्या है, तो हम कहेंगे ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाती है। ये था इसमें बेसिक अंतर। और अगर देखिए वर्णमाला पूछा, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जो वर्ण होता है इसका क्रमबद्ध रूप, ये शब्द याद रखेंगे, क्रमबद्ध, क्रम से बंधे हुए जब वर्ण हो में तभी वह क्या कहलाएगी, वर्णमाला कहलाएगी। वर्णमाला कहलाएगी, सही है, क्रम से लिखे होने चाहिए। शब्द किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो वर्ण होते हैं हमारे, अगर वर्णों का हम एक समूह बनाएं, और वो समूह जब हम बनाएं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो तो उसको हम शब्द कहते हैं, यानी वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल देखें दोस्तों, वैसे मैंने अगर यहाँ पर लिखा हाथ, तो आप जानते होंगे हाथ का अर्थ होता है, और हाथ की आपकी तस्वीर भी बन गई होगी आपके मन में, किसको हाथ बोलते हैं, यानी इसका अर्थ है। जब अर्थ है तो दोस्तों यह शब्द है, और वर्णों का समूह है। इसमें हा है, आ स्वर है, था के बाद भी आ स्वर है। अच्छा, इन्हीं वर्णों को मैं इस तरह से लिख दूं, था, बताइए कोई तस्वीर बनी आपके मन में, कोई शब्द है ये? वो- इसका कुछ अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं। जब कुछ अर्थ नहीं तो ये शब्द भी नहीं। शब्द वही होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, सही है। पद किसे कहते हैं, तो देखिए मैं एक शब्द लिखता हूँ, जैसे है लिखा मैंने, इसके बाद लिखा मैंने खाता, ये भी शब्द है। फिर यहाँ पर जैसे लिख दिया खाना, ये भी शब्द है। यहाँ पर मैंने लिख दिया शादिक, ये भी शब्द है। अब ये शब्द जब अलग अलग हैं तो ये हैं दोस्तों शब्द। इन्हें जब मैं देखिए एक क्रम में लिख दूं, जैसे यहाँ पर लिख दूं, देखिए शादिक, खाना, खाता है। जब इस तरह से लिख दूंगा ये वाक्य के रूप में, तो यहाँ पर अलग अलग देखिए सादिक, इसको हम कुछ अलग पद देंगे, इसको अलग पद देंगे, इसको अलग पद देंगे, इसको अलग पद देंगे। कैसे, यहाँ पर सादिक क्या कहलाएगा, आप संज्ञा कहलाएगा, यानी इसको हमने संज्ञा का पद दे दिया। सही है। अगला प्रश्न है लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों का जो क्रमबद्ध, पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ, जो अगर क्रमबद्ध पूछे, यानी वर्णों का क्रमबद्ध, लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध, ध्वनियों का क्रमबद्ध, ये कहलाती है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला, सही है। अक्षर दोस्तों उसको कहते हैं जिसका उच्चारण हो, तो उच्चारण स्वतंत्र का स्वर का होता है तो सारे स्वर इसमें आ जाएंगे, स्वर इसमें आ जाएंगे। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन प्लस स्वर, यानी ऐसा ही व्यंजन अक्षर कहलाएगा जिसके साथ स्वर लगा हो, जैसे का प्लस आ है, और ये मिलकर क्या बनेगा का। तो ये व्यंजन कहलाएगा, ना कि ये व्यंजन कहला वो सॉरी अक्षर कहलाएगा। अक्षर क्या कहलाएगा, जिसका उच्चारण होता हो। तो ये अक्षर नहीं कहलाएगा। और अक्षर क्या कहलाएगा, जब इसके साथ स्वर लग जाए, यानी स्वर लगा व्यंजन युग्म को ही हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और स्वर का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है तो ये सारे के सारे अक्षर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे सत्य है एक शब्द, इसका देखिए हम वर्ण विच्छेद करें तो सा हलंत लगेगा, और इसको उच्चारण क्या दे रहा है, छोटा आ। फिर हम देखेंगे ता आधा है तो आधा ही रहने देंगे क्योंकि इसे कोई उच्चारण नहीं दे रहा। फिर या के नीचे हलंत है और इसको सहायता दे रहा है छोटा आ, सही है। तो सत्ते, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है, वर्ण है, 5 वर्ण है। लेकिन यहाँ पर पूछे इसमें अक्षर कितने हैं, तो अक्षर वही होगा जिसके स्वयं से उच्चारण होता हो। तो देखिए सा का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसका उच्चारण के लिए आ दे रहा है, तो एक तो अक्षर इसमें ये हो गया ता का उच्चारण नहीं है यहाँ पर। या की बात करें तो या का उच्चारण आ दे रहा है। तो इसमें अब वर्ण तो हो गए 5, लेकिन अक्षर कितने हैं, दो ही अक्षर हैं, कौन कौन से, एक तो सा और या। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। ये मैं कई टेस्टों में करा चुका हूँ आपको।
यानी अगर हमसे किसी शब्द का नहीं हो रहा तो देखिए उस शब्द को हम वर्ण विच्छेद करके देख लें। यहाँ पर देखिए एहसास, आरजू, आकाश, सामान, इसे क्रम से हमें लगाना है। तो देखिए ये ए से शुरू है, ये आ से यानी स्वर से शुरू है, और ये है व्यंजन से। तो व्यंजन वाला बाद में देखेंगे कि पहले स्वर आता है। ए और आ में देखें तो आ पहले आता है, तो दोस्तों इसमें भी आ है, इसमें भी आ है। तो कैसे पता करें कि इन दोनों में से कौन सा शब्द पहले आएगा? तो इसके तुरंत बाद वाले वर्ण पर चले जाएंगे हम। देखिए इसके बाद है रा, इसके बाद है का। तो रा और का में पहले कौन सा आएगा? का पहले आएगा। पहले नंबर पर सा आएगा और दूसरे नंबर पर हमारा यानी आरजू आ जाएगा। तो इसको दे देंगे हम दूसरा नंबर। और सा और ए में सबसे पहले यानी स्वर ही आता है, तो तीसरे नंबर पर एहसास हो जाएगा और चौथे नंबर पर समान हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा सा बा आ दा। देख लेंगे किस ऑप्शन में सही है। सा बा आदा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सही है। सबसे पहले आकाश, फिर आरजू, फिर एहसास, फिर समान, इस तरह से क्रम में लिखे जाएंगे हिंदी शब्दकोश के अनुसार। उस कवित्री की कविताएं बहुत सुंदर हैं। इसमें ये वाला बा आएगा, पेट चिरा हुआ वाला बा। इसको बोलते हैं दोस्तों पेट चिरा वाला बा। सही है। बहुत पसंद की गई। तो कवित्री का यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछी है। ऑप्शन ए है कवियत्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन सी है कवियत्री, ऑप्शन डी कवित्री। जितने स्टार लगा जाए दोस्तों स्टार लगा लें इस पर, क्योंकि अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, हर बार पूछा जाता है। तो कवित्री का जो शुद्ध रूप है, शुद्ध वर्तनी, वो है ऑप्शन बी में कवयित्री। इसका देखिए आप प्रैक्टिस करते रहा करें इसको लिखते हुए। कुछ शब्द ऐसे हैं प्रैक्टिस से ही ठीक हो सकते हैं हमारे। कवयित्री, कवयित्री, इसका सही रूप है ये। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सदैव का संधि विच्छेद करें। सद प्लस एव, सदैव प्लस वा, सदैव प्लस एव, सदा प्लस एव। सदैव यहाँ पर क्या है दोस्तों? देखिए तो आप जानेंगे यहाँ पर वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि कहाँ पर होती है? जहाँ पर बड़ा ए और बड़ा ओ देखने को मिलता है। तो जो सदैव का संधि विच्छेद है दोस्तों वो होता है ऑप्शन डी हमारा सही है। यानी यहाँ पर देखिए बड़ा आ प्लस ए मिलकर बने हैं बड़े ए। ठीक है। तो जहाँ पर बड़े ए बड़ा ओ देखने को मिला वहां पर होती है हमारी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान यानी पहला पद प्रधान, ऑप्शन बी में उत्तर पद प्रधान यानी दूसरा पद प्रधान, ऑप्शन सी में है दोनों पद प्रधान या कोई तीसरा पद प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी ऑप्शन सी से। पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान किसमें होता है दोस्तों? ये होता है अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में। उत्तर पद प्रधान देखिए तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास में भी होता है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में भी होता है, और द्विगु समास में भी। द्विगु समास, इन तीनों में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। कोई तीसरा पद प्रधान यानी जो दोनों पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद वो तो प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ये होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है नरेश शब्द का संधि विच्छेद बताइए। नर प्लस एस, नरे प्लस शार, ना प्लस रेश, नर प्लस ईस। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा नरेश का संधि विच्छेद नर प्लस ईस, यानी छोटा आ प्लस ई, यहाँ पर बन रहे हैं छोटा ए। सही है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों? यहाँ पर है गुण संधि हमारी। गुण संधि, गुण संधि यानी छोटा ए और छोटा ओ जहां पर देखने को मिला वो होती है गुण संधि। अगला प्रश्न है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है गीला, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी ईला। तो रंगीला शब्द में जो देखिए प्रत्यय होता है दोस्तों शब्द के बाद जुड़ा हुआ, शब्द प्लस प्रत्यय, यानी शब्द के बाद आता है प्रत्यय। और उपसर्ग जुड़ता है शब्द से पहले, उपसर्ग प्लस शब्द, यानी शब्द से पहले आता है उपसर्ग और शब्द के बाद आता है प्रत्यय। तो इसमें जुड़ा है ईला प्रत्यय, यानी हम देखेंगे रंग प्लस ईला। तो इसमें ईला प्रत्यय जुड़ा है रंग शब्द में। सही है। अगला प्रश्न है अत्याचार का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन ए है अत्याचार, ऑप्शन बी है आचार, ऑप्शन सी है अति प्लस आचार, ऑप्शन डी है अत्याचार। तो आपको बताना है अत्याचार में कौन सी संधि है। दोस्तों यहाँ पर है देखिए यड़ संधि है, यड़ संधि। लेकिन किस तरीके से की गई है? तो देखिए ऑप्शन सी हमारा सही है, टी प्लस आचार, यानी छोटी ई और प्लस बड़ा आ, ये मिलकर बना है या। सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा अत्याचार। कौन सी संधि है? जड़ संधि है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो फुल लेंथ हिंदी का पहला टेस्ट।
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फुल लेंथ कैसा लगा आपको, या चैप्टर वाइज जो हमारे टेस्ट चल रहे थे वो कैसे लगे, या दोनों को एक साथ चलाएं या केवल फुल लेंथ टेस्ट चलाएं। मैं तो मानता हूँ दोस्तों, जैसे बीच बीच में मैं फुल लेंथ टेस्ट डालता रहूँ, और बाकी जैसा हमारा चल रहा है चैप्टर वाइज टेस्ट, वो चैप्टर वाइज टेस्ट भी चलते रहें। सही है। तो आज के लिए इतना ही, और दोस्तों वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।